मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। और नेक्स्ट ऐसे जो हमारे पास हैं उनके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो रविंद्रनाथ टैगोर, और ये शॉर्ट में हम इनको कह देते हैं आर एन टैगोर। शॉर्ट में कह देते हैं आर एन टैगोर। तो इनके बारे में, और इनका ऐसे कौन सा है? ऐसे का टाइटल है एट द हिमालयाज। अब ये जो हिमालयाज शब्द है ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम तो योगा नहीं बोलते, हम तो योग कहते हैं। हिमालय तो नहीं कहते, हिमालय कहते हैं, है ना। बट हिमालय का प्लूरल क्या बनाएंगे? हिमालय का प्लूरल हिमालय ही है, यही होगा, कुछ और बना सकते हो? शिमला का प्लूरल क्या बना सकते हो? हिमालय का प्लूरल तो हिमालय ही है, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने प्लूरल बना दिया है हिमालयाज। ठीक है जी, तो ये हमने करना है। थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता दूं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है दैट वी नीड टू नो दैट ही वाज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ही रोट अ बुक विच इज कॉल्ड गीतांजलि, और फिर बांग्ला में लिखी, देन ही ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट की तो उसका नाम रखा सॉन्ग ऑफरिंग, एंड इट वाज इन 1912। एक और राइटर भी थे वेस्टर्न, उन्होंने भी उसको ट्रांसलेट किया, उनका नाम भी चला गया नोबेल प्राइज के लिए। और इनका, क्योंकि ओरिजिनल तो इन्होंने की थी ट्रांसलेशन, और उसकी इंट्रोडक्शन लिखी थी डब्ल्यू बी यीट्स ने। डब्ल्यू बी यीट्स की इंट्रोडक्शन की वजह से और उनकी माने की फेमस हो गई बुक वो, और वेस्टर्न ऑडियंस ने उसको स्वीकार किया, एंड देन अल्टीमेटली ही गॉट द नोबेल प्राइज। ही वॉज अ पॉलीमैथ, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर में स्क्रीन के। पॉलीमैथ का मतलब है ही वॉज प्रोफिशिएंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट्स। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ म्यूजिशियन, ही वॉज अ पोएट, he was an essayist, he was a playwright, he could do many things. Mean polymath mean all rounder sort of person. He had expertise in many forms of arts. तो ये सब इन्होंने किया, क्रिटिसिज्म भी। और रविंद्र संगीत करके एक संगीत की अलग ब्रांच ही इन्होंने लॉन्च की थी अपने टाइम पे, विच इज स्टिल प्रैक्टिस्ड टुडे। ये भी कहा जाता है कि बॉल्स के साथ भी इनकी एसोसिएशन थी। ये वही बॉल सॉन्ग है जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हमारी एक बुक है मेजर और माइनर इंग्लिश वालों की, उसमें तो उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन बताई जाती है। तो मतलब इनका एक जो सूफियाना अंदाज फिर विकसित हुआ। इंटरेस्टिंग बात एक और कि ये सेल्फ टॉट प्राणी है, किसी स्कूल कॉलेज में जाके नहीं पढ़े। घर से बहुत अमीर थे, तो हिज फादर वाज अ बिग जमींदार, तो उनको घर पे ही ट्यूटरिंग करने के लिए और खूब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने यूज किया। मैंने एक्सपायर्ड ऑन इन 91 एंड ही वाज बोर्न इन 1861। ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गांधी जी बट एक्सपायर्ड बिफोर हिम। समझे बातें? ये बेसिक बातें। इनका एक ऐसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट ऐसे इज बेसिकली फ्रॉम दिस बुक। अभी आ रहा हूं मैं सारा। ये बुक डिजिटली अवेलेबल है, यू कैन। वैसे मैंने आपको पीडीएफ भी सप्लाई किया ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले, बिकॉज आई थॉट लाइट जा रही है। तो ये बुक है, और बुक का टाइटल ये है, एक्चुअल जो बुक है, सॉरी आई डोंट थिंक इट कुड बी जूम्ड। तो बुक का टाइटल ये है, इसका टाइटल है माई रेमिनिसेंसेस। माई रेमिनिसेंसेस होती है मेरी यादें, रेमिनिस करना होता है याद करना, और अक्सर किसको याद करते हैं? जो बीत गया होता है। माई रेमिनिसेंसेस मेरी यादें, और इसको लिखने वाले भैया ये, और ये बुक रिलीज हुई थी 2007 में, मतलब बाद में हुई, इन द फॉर्म ऑफ दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। तो ट्रांसक्राइबर ने अपना नोट दिया है, दिस इज रविंद्रनाथ टैगोर, और इसमें ये फ्रंट पीस है उसका ओरिजिनल, मतलब 2006 या 7 का इसका डिजिटल एडिशन है। ओरिजिनल एडिशन देखो 1917 का है, कॉपीराइट भी उस टाइम का चला, मैकमिलन कंपनी ने छापी होगी अप्रैल 1917 में। और यहाँ ट्रांसलेटर ने अपना नोट दिया क्योंकि उसने इसको ट्रांसलेट कर रखा है ओरिजिनल बांग्ला से। अब इस बुक में जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? मतलब इसका 15th चैप्टर, मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूं कि आई कहां से चीज। तो 15th चैप्टर इस बुक का, दिस इज इन आवर सिलेबस। अरे दिख गया? ये पढ़ना है, एट द हिमालयास। बहुत इंटरेस्टिंग रीड है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें पता चला कि टैगोर का बचपन कैसा था। तो
हाँ, और कुछ इसमें ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलेंगे, माने टैगोर खुद अपने ही बचपन की यादें, अपने ही बचपन के बारे में यहां याद कर रहे हैं। तो करें शुरू? अरे करें शुरू, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे प्लीज। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। क्या लिखा है? फिर बैकग्राउंड बताता हूं क्या लिखा। वी स्टेड अबाउट अ मंथ इन अमृतसर, आगे, एंड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ अप्रैल स्टार्टेड फॉर द डलहौजी हिल्स। कहां है डलहौजी? हिमाचल में है, चंबा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में डलहौजी। तो अमृतसर में ठहरे कुछ दिन, गर्मियों का मौसम था, और देखो टुवर्ड्स द मिडल ऑफ अप्रैल, और अप्रैल के मिडल मतलब 15-16 तारीख तक वी स्टार्टेड फॉर द डलहौजी हिल्स। यात्रा करनी पहाड़ों की, घूमने आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं भाई, खुद बंगाल का है बापू, घूमने ले आया, हिमालय देखने चलते हैं। आगे क्या हुआ? द लास्ट फ्यू डेज एट अमृतसर सीम्ड, लगे, अपीयर हुए, सीम्स होता है ना वैसे नॉर्मली, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, ये इंडेफिनिट में, पास्ट में, लगे, आखिरी कुछ दिन अमृतसर के ऐसे लगे एज इफ दे वुड नेवर पास, कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसको ऐसा लगा। एवरी मतलब वेट कर रहे हैं ना जब खास तौर पे, तो एवरी सेकंड सीम्स लाइक अ स्ट्रेच, कि वक्त बीतता क्यों नहीं। एक क्लास का ही टाइम 1 घंटा बिताना आपके लिए कितनी दिक्कत की बात है। कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, किसी ने ऐसे कर दिया हो, बचाओ, पुकार आपकी मेरे तक पहुंच रही है, पर बचा नहीं सकता, पढ़ना पड़ेगा भाई। तो डलहौजी हिल्स रुके वहां, सॉरी अमृतसर रुके लास्ट के 10-15 दिन, एंड देन ही रियलाइज कि बड़े टफ थे, क्योंकि गर्मी बढ़ गई होगी, और वैसे भी इसको तो बड़ी जल्दी है, ये छोटा बच्चा अभी 12-13 साल का, इसको बहुत जल्दी है, पहाड़ देखने हैं पापा, पहाड़, चलो, दिन बीत ही नहीं रहे, कब जाएंगे। द कॉल ऑफ द हिमालयाज वॉज सो स्ट्रॉन्ग अपॉन मी, कि वो पुकार हिमालय की इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी हावी थी मेरे अंतर मन पे, कि चलो जाना है, दिन ही नहीं बीत रहे, हिमालय, पहाड़ घूमेंगे, हिल स्टेशन। फिर क्या हुआ? अब किस में चले हैं ये? अब आप इमेजिन करो ये क्या होगी, ये कैसे चला है? पैदल? अमीर लोग हैं भाई, देखो कैसे कैरी कर रहे हैं इसको। पालकी देखी है शादियों में, कुछ वैसा ही। किसमें चले हैं? झंपन, इसको वैसे इंग्लिश में कहते हैं पेलेंक्विन, पालकी को कहते हैं पेलेंक्विन। सो उसमें बेस रहता है, आपने लड़कियों की डोली, जैसे डोली बोलते हैं हम अपने लोकल, डोली सजा देते हैं उसको। हमीरपुर साइड चले जाओगे तो उसमें दूल्हे को भी उस डोली, उसको मेल नाम दिया है, डोली इज डिफरेंट, और मेल के लिए जो यूज होगी दूल्हे के लिए वो डिफरेंट है, वो कुछ ओपन एंडेड होती है, ओपन होता है ऊपर से, दुल्हन वाली पूरी सजा दी जाती है, कवर कर दी जाती है, और इनमें बिठा के वो दूल्हा दुल्हन घर से निकाल ले। पर यहां ट्रैवल करने के लिए, और ये बड़ी कॉमन चीज थी उन दिनों, क्योंकि सड़कें वैसी नहीं जैसे आज तो खैर वैसी ही हो गई है, चंबा तो बह गया सारा, वैसे हो गया 1917 वाला ही। तो वी क्या कहता है, द टेरेस्ड हिल साइड। अब पहाड़ कैसे दिख रहे हैं? सीढ़ीदार, टेरेस माने कि खेत, सीढ़ीदार खेतों वाले पहाड़ वो। द टेरेस्ड हिल साइड्स एज वी वेंट अप इन अ झंपन, जैसे झंपन में बैठ के चढ़े, वर ऑल अफ्लेम विद द ब्यूटी ऑफ फ्लावरिंग स्प्रिंग क्रॉप्स, क्योंकि ये तो स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु चल रही है, अप्रैल महीना, शबाब पे हैं, पूरे फूल खिले हुए हैं, और पूरी पहाड़ियां दहक रही हैं फूलों से, खूबसूरती से। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वी वुड मेक अ स्टार्ट आफ्टर अवर ब्रेड एंड मिल्क, तो रोज सवेरे नाश्ता कर लेते हैं, दूध पी लिया, ब्रेड खा ली, और फिर चल पड़ेंगे। एंड बिफोर सनसेट टेक शेल्टर फॉर द नाइट इन द नेक्स्ट स्टेजिंग बंगलो। अब थोड़ा ध्यान दें, आजकल की यात्रा की तरह यात्रा नहीं, आज चंबा जाना हो तो 2-2.5-3 घंटे में चंबा पहुंच जाएगा इंसान, पर उन दिनों सड़कें वड़के भी नहीं है, प्लस ट्रैवल करने के लिए वाहन नहीं है ऐसे,
तो कैसे ट्रैवल करते हैं? ऑन फुट। अब यो तो अमीर लोग हैं, वो तो आज भी तो वैष्णो देवी जाना हो तो कुछ लोग नहीं चढ़ाई चढ़ रहे, तो चढ़ाई खत्म ही कर दी है। खैर, तो जी उधर बड़ी उसमें मोनोरेल में बैठ के जाएंगे, जो केबल कार है। नहीं जा रहे, चलो घोड़े पे चढ़ के चल पड़ो, है ना, अलग अलग ऑप्शंस। तो उस दौर की ऑप्शन ये जंपन, पैसे दो, जंपन लो, किराए पे 4 बंदे लो, उठा के ले चलेंगे। अब चलते कैसे हैं? ये थोड़ी है कि आज चले तो आज ही डलहौजी पहुंच गए। अरे भाई, जंपन में कितने की तेज चल लोगे? एक दिन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25 इतना ही चलते होंगे। तो एक स्टेजिंग बंगलो, मतलब एक ठहरने की जगह से लेके नेक्स्ट ठहरने की जगह तक आते हैं। जैसे ऐसा समझ लो कि एक रेस्ट हाउस से निकल के अगले रेस्ट हाउस तक, जैसे एक रेस्ट हाउस ज्वाली में, यहां से चले अगला नगरोटा पड़ गया, वहां से चले अगला देहरा पड़ गया, वहां से चले अगला ज्वालाजी पड़ गया, वहां से चले अगला नदौन पड़ गया। वन स्टेजिंग बंगलो टू अनदर ट्रैवल कर रहे हैं। और देखो रविंद्रनाथ के दिल पे क्या बीत रही है। कहता, माई आईज हैड नो रेस्ट द लाइव लॉन्ग डे, कि पूरा पूरा दिन मेरी आंखों में कोई रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं। सो ग्रेट वॉज माई फियर, और मेरा ये डर इतना मजबूत था, क्योंकि इसको डर ये था कि कहीं मैं कोई नजारा मिस ना कर दूं। कहां पहुंच गए? ये है कौन से नंबर वाला? अरे अभी तो ये है इसका कर्सर। ऐसे करना, मैंने आईडी से क्लिक कर रखा, पता नहीं अब कहां पहुंचे। कितना था ये? मुझे लगता है आज ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। यहां से माई आईज, आप पढ़ सकते हो, पहले दिख भी कम रहा था ना। क्या लिखा? माई आईज हैड नो रेस्ट द लाइव लॉन्ग डे, कि सारा सारा दिन मेरी आंखों में आराम नहीं। सो ग्रेट वॉज माई फियर, इतना डर था मुझे, लेस्ट एनीथिंग शुड एस्केप देम, मतलब आंखें भी नहीं झपक रहा कि कहीं कुछ नजारा मिस ना कर दूं। ये बड़ी बड़ी आंखें करके हर चीज को स्कैन कर रहा है, हर चीज को देख रहा है, छोटा बच्चा है, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। Whenever, wherever, at a turn of a road into the gorge, gorge होती है गहरी खाई, क्योंकि बड़ी बड़ी खाई हैं। चंबा साइड जाके देखना तो भरमौर साइड, बस में बैठे होंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी गई अभी गई। छोटे छोटे रोड है, पतले, ऐसा लगता है इस पे बाइक्स भी 2 क्रॉस नहीं कर सकती, इसने बस दौड़ाई हुई है, ऐसे हाल है वहां। तो कहता कि wherever at a turn of the road into a gorge, कि जब कभी खाई की तरफ ऐसे रास्ता मुड़ता, the great forest trees were found clustering closer, तो ये बड़े बड़े पेड़ जो जंगल के, ऐसा लगता कि झुरमुट बना के नजदीक आ रहे हैं। and from underneath their shade, और उनके छाया के नीचे से a little waterfall trickling out, एक पतली पानी की धारा बह रही है, waterfall झरना, like a little daughter of the hermitage, जैसे किसी बनवासी की छोटी बिटिया playing at the feet of a hoary sage, किसी सफेद बालों वाले साधु के कदमों में खेल रही हो, wrapped in meditation, जो कि खोया हुआ है भजन में, babbling its way over the black moss covered rocks, जो कि काई लगी हुई चट्टानों के ऊपर पानी बह रहा है। There the Jhampan bearers would put down their burden, और क्योंकि वो लगातार नहीं चल सकते, आपने शायद पता नहीं अब आपने महसूस किया है कि नहीं, रेस्ट देते हैं थोड़ी देर बाद, चलते रहेंगे ना 1.5-2 किलोमीटर, थक जाएंगे, फिर वो रख देंगे थोड़ी देर के लिए, सुस्ता लेते हैं, सुस्ता लेंगे फिर उठा लेंगे। तो कहते ऐसी लोकेशन पे जहां पानी वानी अवेलेबल होगा, दे वुड पुट डाउन देयर बर्डन एंड टेक अ रेस्ट। वाई ओ वाई, फिर हैरान होता है कि दोबारा क्यों चल पड़े यार, यहीं रह जाओ, मुझे छोड़ जाओ, तुम जाओ। इसको लगता है ये नजारे, ये झरने, ये नदियां, मैं यहीं रहूंगा, मुझे नहीं जाना, तुसी जाओ। कहता वाई ओ वाई हैड वी टू लीव सच स्पॉट्स बिहाइंड, कि इतने सुंदर दृश्य क्यों छोड़ने हैं नजारे,
cried my thirsting heart, मेरा प्यासा दिल चिल्लाता था, why could we not stay on there forever, कि हमेशा ही यहां क्यों नहीं रह जाते, क्यों जाना है, नहीं जाना कहीं। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अक्सर टपकता है, प्लीज पे अटेंशन, मतलब पेपरों में भी कहता कि दिस इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट विजन, कि पहली बार कोई चीज देखनी ना तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि माइंड इज देन नॉट अवेयर दैट देयर आर मेनी मोर सच टू कम, क्योंकि अभी दिमाग को ये पता नहीं है कि और भी नजारे ऐसे आने हैं। व्हेन दिस कम्स टू बी नोन टू दैट कैलकुलेटिंग ऑर्गन, जब ये दिमाग को उस कैलकुलेशन करने वाले ऑर्गन को, अंग को पता चलता है, इट प्रॉम्प्टली ट्राइज टू मेक अ सेविंग इन इट्स एक्सपेंडिचर ऑफ अटेंशन, तो ये ध्यान खर्च करने में कंजूसी करता है। It is only when it believes something to be rare that the mind ceases to be miserly in assigning value. पर जब इसको पता चलता है कि कोई चीज दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती, तब दिमाग पूरी अटेंशन पे करता है। ये ऐसा ही है जैसे आप रोज सूरज देखते हैं, तो रोज जैसे उगता है तो कौन ध्यान दे रहा है, होगा कहीं, हमें तो पता भी नहीं सूरज है कि नहीं, देखना पड़ता है अच्छा धूप है निकला हुआ। पर जिस दिन सूर्य ग्रहण, जब खबर आती है आज है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, सारे उधर देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि समथिंग रेयर इज अबाउट टू हैपन, कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं, नई चीज है ना हमारे लिए। फॉरेन के लोग यहाँ घूमने आते हैं ना, उनको, आपको क्या लगता है यहाँ के नजारे देख रहे हैं या कुछ ऐसा, वो देखते हैं हमारा कल्चर, हम कैसे रहते हैं, पेड़ पौधे उनके पास भी बड़े हैं, बिल्डिंग वो देख आए हैं अपने, उधर बथेरी और हमसे ज्यादा बेटर होंगी, वो देखते हैं आप कैसे रहते हो। उनको वो ठेले वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जो वो गोलगप्पे बेच रहा है, उसको वो सब्जी वाला इंटरेस्टिंग लगेगा। वहां लोग ऐसे सब्जियां नहीं बेच रहे, वहां मॉल में लगी होती हैं, गए खरीदी, अपना बिल लिया। फर्स्ट विजन की एडवांटेज, पहली बार जब ऐसी चीज, जब आपको पता चलता है दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट, दिस विल नेवर हैपन अगेन, तो आपका माइंड पूरी ताकत के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा आई समटाइम्स इमेजिन माई सेल्फ अ फॉरेनर, कि कई बार तो कलकत्ता की गलियों में मैं खुद को फॉरेनर इमेजिन करके घूमता हूं, क्योंकि रोज आप इन्हीं बाजारों, इन्हीं रास्तों से आते हो पैदल, हम ध्यान नहीं देते। आप इमेजिन करो, मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। जब पहली बार आप कॉलेज आए होंगे ना, हर चीज इंटरेस्टिंग लगी होगी, वो बस वाला भी इंटरेस्टिंग लगा, कंडक्टर भी इंटरेस्टिंग लगा। जब पहली बार पैदल चल के आए, आपको रास्ते का हर मकान इंटरेस्टिंग लगा, आपको ये गली इंटरेस्टिंग लगी जहां से आप अंदर आए, कॉलेज का गेट, ये टीचर्स, ये बेंचेस, ये कमरे, आप ऐसे बैठे हुए, यस। और आज 3 महीने बाद वही सड़े हुए बसेस, यू डोंट इवन पे अटेंशन। पहले आप ऐसे जागे हुए आते थे बस में, अब ऐसे आते हो सोए हुए, आगे अरे कब पहुंचेंगे, मतलब एवरीथिंग लूजेस इट्स वैल्यू। धीरे धीरे हर चीज फीकी पड़ जाती है। और अभी यहां से बोले यार देहरी कॉलेज जाना है, तो वहां जाके फिर आपका आधे पौने 2 घंटे इंटरेस्ट होगा, यार नई चीज, नई जगह, यू बिकम अवेयर, एकदम से आंखें खुल जाती हैं, अरे देख लो यार कहाँ आए, नई जगह। आज सब बैठे, आप एक दूसरे को जानते हैं, कोई 2 नए बच्चे आ जाएं कॉलेज से माइग्रेट होके हफ्ता 10 दिन के लिए, वो भी इंटरेस्ट का, यार कौन है, कहां से आता है, नाम क्या है, करता क्या है, सो मेनी क्वेश्चंस। और जब आंसर मिल गए, अरे स्यापा खत्म करो, कौन है। फर्स्ट एडवांटेज, तो कहते हैं कलकत्ता की गलियों में मैं ऐसे घूमता हूं कि फॉरेनर हूं, ताकि आई कुड पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कुछ मिस ना करूं, क्योंकि ऑब्वियस चीजें मिस हो जाएंगी। मैं वहां ऐसे इमेजिन करता हूं, तभी मैं नई चीज खोज पाता हूं, नई चीज डिस्कवर कर पाता हूं, इंजॉय कर पाता हूं नजारों को बार बार। पुराने नहीं होते वो, बोरियत नहीं होती, ठीक, क्योंकि फिर मेरा माइंड फुल अटेंशन पे करता है, नहीं तो माइंड ही अटेंशन पे करना कम करता है। अगला देखो किस्सा क्या हुआ, इसका बाप देखो कैसा है, और देखो पढ़ाई, तरीका क्या है पढ़ाने का, सिखाने का। माई फादर लेफ्ट हिज लिटिल कैश बॉक्स, जिसमें पैसा रखते हैं वो डिब्बा, इन माई चार्ज, किसके हवाले कर रखा है, टैगोर के हवाले कर रखा है। अब ही हैड नो रीजन टू इमेजिन दैट आई वॉज द फाइनेस्ट कस्टोडियन ऑफ दैट कंसिडरेबल सम्स। अब ये सोचने का तो उनके पास कोई कारण नहीं था कि मैं उस पैसे को
उसका कस्टोडियन माने सुपरवाइजर या उसको संभाल के रखने के लिए उपयुक्त इंसान था। अब 10-12 साल का बच्चा थोड़ी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे कि चल पैसे तू रख ले, तू अपने पास संभाल ले। कहते आई वॉज नॉट द फिटेस्ट पर्सन टू डू दैट, और उसमें वो काफी पैसा होता था। ही केप्ट इन इट फॉर यूज ऑन द वे, जो रास्ते में खर्च के लिए चाहिए वो पैसा उसमें होता था। He would certainly have felt safer with it in the hands of Kishori, his attendant. कि अगर वो इसे अपने नौकर किशोरी को दे देते तो शायद वो ज्यादा सेफ फील करते। So I can only suppose he wanted to train me to the responsibility. तो मुझे यही लगा शायद कि वो मुझे जिम्मेवारी सिखाना चाहते। One day as we reached the staging bungalow, जैसे किसी पड़ाव पे पहुंचे अगले रेस्ट हाउस में कह लीजिए, आई फॉरगॉट टू हैंड इट ओवर टू हिम, तो ये भूल गया बेचारा उसको देना और ऐसे टेबल पे पड़ा रह गया, सो गया होना। जैसे हम लोग भी कई बार चीजें भूल जाते हैं, सवेरे को याद आते हैं यार ये तो वहां पड़ा हुआ है अभी, है ना, चोरी ही हो जाए तो ये वहां पड़ा रह गया। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन दे रियलाइज इट ही सेज दिस अर्न्ड मी अ रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड होती है डांट, तो उसको सुबह उठ के पड़ी उस बात की डांट। आगे कहता है एवरी टाइम वी गॉट एट द एंड ऑफ अ स्टेज माय फादर हैड चेयर्स प्लेस्ड फॉर अस आउटसाइड ऑफ द बंगलो एंड देयर वी सैट। जब भी कभी ऐसे रेस्ट हाउस में पहुंचते तो पापा के उसका अरेंजमेंट क्या था कि लॉन में चेयर्स लगवा देंगे और फिर ये लोग शाम तक बैठे रहेंगे एंड दे वुड ऑब्जर्व द स्काई इन द इवनिंग। सितारे उग रहे हैं, आ रहे हैं तारे, जब तारे अपीयर हो जाएंगे अच्छे खासे, आपने तो कभी मुझे नहीं लगता नाइट स्काई को ध्यान से देखा होगा, हमारे पास वक्त ही नहीं, हमारी मुंडी ऐसी रहती है, ऐसे कमी होती है आजकल, अभी भी ऐसे ही तो है। तो नजारे, और वो उसको सिखाते हैं कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस मतलब कि नक्षत्र, सितारों के समूह। आपने जो 5वीं 6वीं में पढ़ लिए होंगे जी, ध्रुव तारा है, सप्तऋषि है, काल पुरुष है, पढ़े थे ये, फोटो बनी हुई देखी थी। तो बस आपने वो फोटो देखी, इसने किताब, क्योंकि ये तो स्कूल जाता ही नहीं, इसने कहां सीखा, डायरेक्ट लाइव देख के। तो इसके पापा उसको पूरा एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे वहां लेक्चर चलेगा। एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट। एस्ट्रोनॉमी ना भूगोल विज्ञान का लेक्चर चलेगा। और अब ये याद करता है कि डलहौजी तो थोड़ा पहले बकरोता जगह है, वहां पे हाईएस्ट हिल टॉप पे इन्होंने कमरा ले लिया घर रहने के लिए। दो इट वॉज नियरिंग मे, अब मई महीना लगभग आने वाला है, स्टिल इट वॉज बिटरली कोल्ड देयर, सो मच सो, इतना ठंडा दैट ऑन द शेडी साइड ऑफ द हिल, हिल के शैडो वाली साइड, क्योंकि अक्सर क्या होता है पहाड़ों में एक तरफ को तो खूब धूप आती है पर दूसरी तरफ धूप नहीं पहुंच पाती लोकेशन की वजह से, तो उस शेडी साइड ऑफ हिल में अभी भी बर्फ जमी हुई है जहां पे धूप डायरेक्ट नहीं पहुंचती। फिर आगे कहता है कि माई फादर वॉज नॉट एट ऑल नर्वस अबाउट अलाउइंग मी टू वॉन्डर दिस अबाउट फ्रीली इवन हियर। अब यहां भी मेरे बाप को कोई डर नहीं, मुझे पूरी आजादी है घूमने फिरने की, घूम फिरा देखा। एंड समवे बिलो अ हाउस देयर स्ट्रेच्ड अ स्पर थिकली वुडेड विद देवदार, तो देवदार के घने जंगलों का झुरमुट वहां है पेड़ों का। और इस विल्डरनेस में, इस जंगली इलाके में आई वुड वेंचर अलोन, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्या लेके, अपना आयरन स्पाइक्ड स्टाफ, ये वाला भैया। तो ये स्टाफ होता है डंडा, डंडे के नीचे लगी है लोहे की कील ताकि वो आसानी से फिसले ना या आसानी से गड़ जाए मिट्टी में। तो इस अपने डंडे का सहारे लेके वो एक्सप्लोर करने निकल जाएगा जंगल को, और पापा को कोई कंसर्न नहीं, पापा को डर नहीं, दुख नहीं। और इसके पापा 10-12 साल का लड़का जंगल में, मैंने घूमने जाना, जाओ घूमो फिरो एक्सप्लोर करो। आगे कहते हैं These lordly forest trees with their huge shadows, ये बड़े बड़े राजसी पेड़ और उनकी बड़ी बड़ी छायाएं, towering there like so many giants, जैसे बहुत बड़े हों दानव, giant होता है दानव, बड़ा इंसान, huge person, giants, ऐसे उन बड़े बड़े दानवों की तरह खड़े थे। What immense lives they had lived through centuries for the centuries, कि उन्होंने कितनी लंबी जिंदगियां जी होंगी, क्योंकि पेड़ पौधे तो कई सौ साल जी जाते हैं। And yet this boy of only the other day, और अभी ये कल ही का लड़का was crawling around their trunks, उनके तनों के आसपास ऐसे रेंग रहा है, unchallenged
बिना किसी विरोध के। इट्स आई सीम्ड टू फील अ प्रेजेंस। फिर वहां घूमने जाता है तो डर भी लगता है, इसको लगता है वहां कोई है, कोई घूम रहा है मेरे आसपास। पर वो है क्या? इंसान भूत वाली फीलिंग इसको नहीं आई, इसको लगा कोई ओल्ड वर्ल्ड सॉरियन है। सॉरियन माने वो छिपकलियां बड़ी बड़ी, जिनको हम आज मूवीज में देख देख के कहना सीख गए हैं डायनासोर। इसको लगता कोई पुराने जमाने का यहां भटक रहा है अभी भी उस जंगल में। देखो क्या लिखा, हाँ, I seemed to feel a presence the moment I stepped into their shade as of the solid coolness, क्योंकि ये ठंडे खून वाले प्राणी होते थे। As of the solid coolness of some old world saurian। ये सॉरियन शब्द ही लगाते हैं हम डायनासोर की जब स्पीशीज डिस्क्राइब करते हैं, टेरानोसोरस ऐसे ऐसे सॉरस, तो ये वाला लगता है जीनस। एंड चेकर्ड लाइट, चेकर्ड लाइट मतलब जैसे क्रिस क्रॉस, जैसे चेस बोर्ड के अंदर पैटर्न बने होते हैं, है ना, ब्राइट और डार्क के पैटर्न बने होते हैं, तो वैसी लाइट गिर रही है ट्री ट्रंक्स पे। अब इतने पुराने पुराने वो पेड़ है तो उनको देखते लगता है, और वो ऐसे उसको टच करेगा तो खाली इतनी वो, जैसे पेड़ों की आप टच करोगे ना, बड़ी खुरदरी होती है त्वचा बाहर की, स्किन जो इनकी है, विच वी कॉल्ड कॉर्क। तो उसको जब टच करता है तो उसको लगेगा कि यार ये उस किसी सॉरियन की चमड़ी की तरह, मतलब उसको फील है, उसके स्केल्स है। मतलब जैसे आप मछली देखो ना, कभी मछली हाथ में पकड़ के देखी हो, आई डोंट नो, मछली छील गए उसके स्केल्स निकलते हैं ऐसे फ्लेक्स जैसे पतले पतले। डू यू नो अबाउट इट? फ्लेक्स नोट किए हो कभी? चलो शायद नहीं देखे होंगे। तो वैसे ही स्केल, मतलब ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। सांप भी इसी कैटेगरी का प्राणी है, ठंडे खून वाला। टच करेंगे आपके पाँव को तो ठंडा लगेगा, गर्म नहीं लगेगा कभी भी, ऑलवेज कोल्ड। हाँ जी, आगे चलो। क्या पढ़ा? आप पढ़ो, शाबाश, थक गया मैं, आप पढ़ो। मेरा कमरा था घर के एक किनारे पे, वही जो बकरोता में घर है, और मेरे बेड पे लेटे लेटे आई कुड सी थ्रू अनकर्टन्ड विंडो। कर्टन लगे हैं तो कर्टन विंडो, अगर कर्टन नहीं लगे होते पर्दे तो बिना पर्दे वाली खिड़की से मैं देख सकता था द डिस्टिंक्ट स्नोई पीक्स शिमरिंग डिमली इन द स्टारलाइट। तो सितारों की रोशनी में झिलमिलाती हुई हिमालय की चोटियां देख सकता था, सफेद कलर वाली। एंड समटाइम्स एट वट एवर आई कुड नॉट मेक आउट, कभी कभी रात को ऐसे आंख खुलती है, आई हाफ अवेकन वुड सी माई फादर रैप्ड इन अ रेड शॉल। उन्होंने लाल शॉल ओढ़ा है, हाथ में दिया पकड़ा है, लाइटेड लैम्प, और सॉफ्टली पास कर रहे हैं ग्लेज्ड वरांडा, चमका हुआ वरांडे में लाइट है, वेयर ही सैट एट हिज डिवोशंस, जहां वो जाके भजन में बैठ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। मतलब इसकी आंख खुलती है, इसको लगता है बापू हाथ में वो अपने मोमबत्ती या दिया पकड़ के गया और कहीं भजन करने बैठ गए, भक्ति करने बैठ गए, और रेड शॉल लपेटा हुआ है। फिर आफ्टर वन मोर स्लीप, एक झटका नींद का और आएगा, फिर आंखें खुलेगी, आई वुड फाइंड हिम एट माई बेड साइड, तो वो मेरी बेड पे बैठे हैं सामने, राउजिंग मी विद अ पुश, मुझे धक्का देके हल्का सा उठा रहे हैं, अभी बच्चा उठ जा, सुबह हो गई। बिफोर येट द डार्कनेस ऑफ नाइट हैड पास्ड, अभी रात का अंधेरा भी दूर नहीं हुआ। दिस वाज माय अपॉइंटेड आवर फॉर मेमोराइजिंग संस्कृत डिक्लेरेशंस, ये मेरा वो निश्चित समय था जब मैं संस्कृत के श्लोक याद करता था। सवेरे उठा देते हैं 4-5 बजे। What an excruciatingly wintry awakening from the caressing warmth of my blankets, कि कंबल की रजाई की इतनी सुहावनी गर्मी जो अंदर उसमें गर्माहट है, उसके मुकाबले कितनी ठंडक है बाहर मौसम की। पता करना पड़ता है, बापू तैयार है, बापू उठा हुआ है, ये दंगल वाला वो हानिकारक बापू, ये वही है, नहीं मानता, उठ जा, मैं उठ गया हूं तू भी उठ। अब देखो, बाय द टाइम द सन रोज, जब तक वो सूरज उगेगा, माय फादर आफ्टर हिज प्रेयर्स फिनिश्ड विद मी अ मॉर्निंग मिल्क, सवेरे का दूध भी दोनों इकट्ठे पिएंगे। किसके लिए आएगा ग्लास? एक रविंद्रनाथ के लिए आएगा। एंड देन स्टैंडिंग एट हिज साइड ही वुड वंस मोर होल्ड कम्युनियन विद गॉड, और जब उसके साथ खड़ा हूं मैं वहीं पे सवेरे सवेरे, मतलब साथ ही हूं पापा के, वो फिर से भगवान जी से वार्तालाप शुरू कर देंगे, प्रार्थना शुरू कर देंगे कोई, और he would once more hold communion with God, chanting the उपनिषद। अब वो उपनिषद का जाप करना शुरू कर देगा, को मंत्रोच्चारण, और ये भाई कहाँ खड़ा है भाई,
देन वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक, फिर ये घूमने निकल जाएंगे, बट हाउ शुड आई कीप पेस विद हिम, पर उसके साथ कैसे चलूं, अब ये बेचारा छोटा है, छोटे छोटे कदम लेता है, वो लंबे हैं, लंबे कदम लेते हैं, जल्दी चलते हैं, तेज चलते हैं। मैनी एन ओल्डर पर्सन कुड नॉट, देखो वही आगे बात, हाँ ये वाला मैनी एन ओल्डर, देखो मैनी एन, मैनी ए और मैनी एन का प्रयोग, मैनी एन ओल्डर पर्सन कुड नॉट, की बहुत से बड़े लोग भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे चलने में, सो आफ्टर व्हाइल आई वुड गिव इट अप एंड स्क्रैम्बल बैक होम थ्रू सम शॉर्टकट अप टू द माउंटेन साइड। तो कुछ देर तो बापू के साथ चलता रहता, फिर बापू आगे निकल जाता, ये रहा ये बापू नहीं पकड़ा जाना, तो शॉर्टकट लिया और फिर जंगलों में घुस गया उधर घूमने के लिए। अब आगे पापा के आने के बाद, आफ्टर माई फादर्स रिटर्न, 1 घंटा पढ़ेगा अंग्रेजी, I had my English lesson, 1 hour of English lesson. After 10 o'clock, came in the bath in icy cold water. 10 बजे के बाद ठंडे पानी से नहाना है, वो भी बर्फ जैसा ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं मिलेगा। बापू भी खुद ठंडे से नहाता है, ये भी ठंडे से नहाएगा, और वो भी डलहौजी में। फिर it was no use asking the servants to temper it with even a jug full of hot water without my father's permission, कि पिता की आज्ञा के बिना नौकरों को बोलना भी बेकार है कि यार इसमें एक जग गर्म पानी का डाल दे, वो इसको टेम्पर नहीं करेंगे, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी को छेड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। टू गिव मी करेज, और मुझे हौसला देने के लिए मेरा बाप, माई फादर वुड टेल द अनबेरेबली फ्रीजिंग बैक्स ही हैड हिमसेल्फ बीन थ्रू इन हिज यंगर डेज, फिर उसको हौसला देने के लिए बापू सुनाएगा, और यार तू डर रहा है पानी, मैं जब तेरी उम्र का था जवानी में, और मैं इससे भी ठंडे पानी से नहा लेता था, नहा ले कुछ नहीं होता, बेचारा नहा रहा है क्या करना। एनदर पेनेंस, एक और था पछतावा, एक और इसको जो मतलब करना पड़ता है, रिचुअल कह लीजिए, वॉज द ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क। अब रविंद्रनाथ टैगोर को दूध पीना पसंद नहीं, पर क्योंकि बापू के साथ ही बैठ के पीना पड़ता है सेम टेबल पे, तो अब मना भी कैसे करे कि नहीं पीना, जबरदस्ती बेचारा गटक जाता है। और माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, बापू को दूध बड़ा पसंद पीना, एंड कुड टेक क्वांटिटीज ऑफ इट, बट माई एपेटाइट फॉर मिल्क वॉज ग्रीवियसली वांटिंग, पर मेरी दूध के प्रति निष्ठा नहीं थी। Unfortunately, we used to have our milk together, so I had to throw myself on the mercy of the servant. तो मैं नौकरों के भरोसे खुद को छोड़ देता था, and to their human kindness or frailty, I was indebted for my goblet being thenceforth more than half full of foam. हाँ, कभी कभार नौकर दया कर लेगा, फेंट के ले आएगा दूध, तो क्या हुआ, ऊपर झाग ज्यादा होगा, दूध कम होगा। उस दिन उसको बड़े मजे आते थे कि आज आधा ही गिलास है, बाकी झाग ही है, देख लेंगे। नौकर कभी इनकी हेल्प भी कर देता था कि चल कोई नहीं, पीता नहीं है, इसको झाग ज्यादा दे दो आज, तो बोलते उस दिन मैं बड़ा खुश था। आफ्टर आवर मिड डे मील, दोपहर का खाना खाया, फिर पढ़ाई शुरू। बट दिस वॉज मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कुड एंड्योर। अब अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ भी, जल्दी उठ जाए ना सुबह 4-5 बजे, अगर आदत ना हो तो दोपहर के आसपास ना नींद के झोंके आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। दोपहर की रोटी खा ली भर के, फिर बोल रहे फिर पढ़ने बैठ, तो वो पढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं और इसको नींद आ रही है, वो पढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, इसको नींद आ रही है। तो पहले तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा। माई आउटरेज मॉर्निंग स्लीप वुड हैव इट्स रिवेंज, वो बदला लेने आ जाएगी, वो नींद सुबह वाली जो डिस्टर्ब हुई। आई वुड बी टॉपलिंग ओवर विद अनकंट्रोलेबल ड्राउजीनेस, तो नींदेपन से मैं ऐसे आगे आगे को लुढ़क रहा हूं। नेवरदलेस नो सूनर डिड माई फादर टेक पिटी ऑन माई प्लाइट, फिर बापू थोड़ी देर देख लेगा, फिर बोलेगा चल ठीक है चला जा, हो गया जा तू, और जैसे वो ये बोलेगा नींद भी गायब हो जाएगी, और मैं फिर अपना अंडा उठा के चलो घूमने पहाड़ों में। देन हो फॉर द माउंटेन्स। यहां अब क्रक्स है सारे एस्से का, और ये वो पैसेज है जो पेपरों में 95% आने के चांस होते हैं। लास्ट पैसेज बट इंपॉर्टेंट, करें पढ़ लें आप साथ में तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बोला, स्टाफ इन हैंड, हाथ में वो डंडा लिया हुआ है आयरन स्पाइक्ड वाला। आई वुड ऑफन वांडर अवे फ्रॉम वन पीक टू अनदर, बट माई फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट।
हाथ में डंडा लिए मैं एक चोटी से दूसरी चोटी वॉन्डर करना होता है, भटकना या घूमता रहता था। बट मेरे पापा ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, अब देखो प्रेजेंट टेंस में आ गया क्योंकि ऑटोबायोग्राफी थी ना, पुरानी यादें, और अब अपने कमेंट कर रहा है। कहता है टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के अंत तक, आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, देखा है, आई हैव नेवर स्टूड इन द वे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ही हैव नेवर स्टूड इन द वे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, कि वो हमारे स्वतंत्रता के रास्ते या उसके दायरे में कभी नहीं आए, कभी इंटरफेयर नहीं किया। Many a time have I said or done things repugnant alike to his taste. Repugnant माने not likeable, मतलब जो उनको पसंद नहीं आई होगी। मैंने कई चीजें ऐसी बोली भी हैं और की भी हैं जो उनकी पसंद के हिसाब से नहीं थी, और उसकी जजमेंट मतलब उनके डिसीजन के हिसाब से भी नहीं थी। With a word he could have stopped me. सिर्फ एक बार बोल देते कि रविंद्र टैगोर मत कर या रविंद्र मत कर, मैं रुक जाता, बट नहीं बोलते। सोचो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबके लिए, नॉट ओनली यू, फॉर मी ऑल्सो। देखो क्या बोलता आगे, कहता विद अ वर्ड ही कुड हैव स्टॉप्ड मी, सिर्फ एक शब्द बोल के मुझे रोक सकते थे, बट ही प्रिफर टू वेट टिल द प्रॉम्प्टिंग टू रिफ्रेन केम फ्रॉम विद इन। पर वो तब तक वेट किया जब तक रुकने की इच्छा खुद मेरे भीतर से नहीं आई। गलत कर रहा है कोई, उनको दिख रहा है, पर रोका नहीं, गिरने दिया। तब तक नहीं रोका जब तक रुकने की इच्छा खुद मेरे दिल में नहीं आई। इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनको पता है ये बोलने से नहीं सुधरेगा, ये जब तक धोखा नहीं खाएगा लाइफ में, जब तक अपनी जिंदगी गवाएगा नहीं, जब तक 4 जगह से जूते पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसको अकल आनी नहीं, बोलना ही नहीं। अब देखो आगे क्या किया। A passive acceptance by us of the correct and proper did not satisfy him. वैसे भी इनको पसंद नहीं आता कोई हम बिना सवाल उठाए चीज स्वीकार कर ले, ऐसे कि जी किसी ने बोला तो करना है, क्यों? मतलब बिना सवाल उठाए पैसिवली एक्सेप्ट कर ले, ये उनको कभी पसंद नहीं आता। He wanted us to love truth with our whole hearts. वो चाहते थे कि हम सच को स्वीकार करें पूरी ताकत के साथ। यहां पे वो गांधी जी के साथ मैच हो जाएंगे। अब सच को स्वीकार करें पूरी ताकत के साथ। He knew that mere acquiescence without love is empty. कि सिर्फ नॉलेज कॉन्सेप्ट होना प्यार के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको अभी। जैसे हम सबके मन में कॉन्सेप्ट है कि फेल हो जाते हैं तो यार बुरा होता है, पता नहीं है अभी, पता कब चलेगा? जब हो जाओगे, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू रियलाइज, हम सबको आइडिया कि थप्पड़ पड़ता है तो दर्द होती है, जिस दिन थप्पड़ पड़ जाएगा फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ना पूछने की, तुम्हारे एक्शन ही बदल जाएंगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू नो, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, प्रैक्टिकली पता है तुम्हें कि होता क्या। समझे? आगे चलें। He also knew that truth, if strayed from, कि अगर सच से कोई भटक ही जाए, can be found again, सच दोबारा मिल जाएगा, but a forced or blind acceptance of it, पर अगर आंख मूंद करके किसी में विश्वास कर लेंगे, it will from it outside effectually bars the vein, तो ultimately जो blind acceptance है, that is going to cost us। बिना सोचे बिचारे, लेट हो गए कोई बात नहीं, पर अगर ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेंगे किसी चीज को विदाउट क्वेश्चनिंग, तो वो अंधविश्वास बनता है बाद में, और वो ज्यादा डैमेजिंग होता है। तो वो नहीं चाहते थे कि अंधविश्वासी बने, वो चाहते थे कि ठोक बजा के किसी चीज को स्वीकार करें और सच के रास्ते पे चलने की कोशिश करें। अब देखो ये अपना एक सुनाते हैं घटना, बड़ी अच्छी सी है। कहता मैं जब छोटा था ना, इससे भी मतलब अब अपने बचपन की, मतलब अब तो बड़े हो गए जब लिख रहे हैं, बट अपने बचपन में कहते एक बार क्या हुआ, मैंने स्कीम लगाई कि मैं एक यात्रा करूंगा, और ग्रैंड ट्रंक रोड आपने सुना होगा, ये शेरशाह सूरी ने बनवा रखा है, हुमायूं के बाद, ये हुमायूं से पहले आया था वो, तो ये बना हुआ है। जैसे आजकल के हालात की बात करूं तो ये अमृतसर जो पंजाब, सॉरी ये पाकिस्तान वाला जो लाहौर वाला जो रूट है अमृतसर से, तो यहां से उसने दिल्ली से अमृतसर गया ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आजकल पता नहीं इसके नेशनल हाईवे जो बनाया हमने उसका नाम दिया होगा कुछ, तो इस ग्रैंड ट्रंक रोड पे इसने स्कीम लगाई कि मैं एक बैलगाड़ी लूंगा और वो लेके चला जाऊंगा मैं घूमने अकेला ही। In my early youth, I had conceived a fancy to journey along the Grand Trunk Road right up to Peshawar, और मुझे पेशावर जाना है in a bullock cart।
बैलगाड़ी में। नो एल्स सपोर्टेड द स्कीम। अब जिसको भी सुनाता सारे गालियां निकालते हो, तेरा दिमाग खराब है, इतना तो छोटा सा है या यंग है, अभी जवान है, तेरे दिमाग में ऐसे फतूर भरा हुआ है, यहीं पे लोग लूट लेंगे तुझे, बैलगाड़ी किसी ने उठा के पटक देनी है, तू रह जाएगा ऐसे ही। मतलब हर कोई रास्ते के खतरों की बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, एवरीबॉडी डिसुएडेड हिम कि नहीं हो सकता, बड़ा बड़ा रिस्की प्लान है, डोंट डू इट, because it was not practical. But when I discoursed on it to my father, और जब मैंने बापू को सुनाई स्कीम, बोलता यार ये तो आइडिया बड़ा सॉलिड है, तू कल ही निकल जा, तुरंत चला जा। Yes, he said it was a splendid idea. It was a splendid idea. देखो लिख रखा है। No one supported it. He urged practical. और जब बापू को सुनाया तो उसने बोला it was a splendid idea, कि ये तो आइडिया बड़ा बेस्ट है भाई। ट्रैवलिंग बाय रेल रोड वॉज नॉट वर्थ द नेम, कि रेल से सफर करने में क्या मजा है, बैठे और पहुंच गए। विद विच ऑब्जर्वेशन ही प्रोसीडेड टू रिकाउंट टू मी हिज ओन एडवेंचर्स वॉन्डरिंग। फिर वो खुद की कहानियां सुनाने लग जाता है कि मैं घोड़े की पीठ पे बैठ के घुड़सवारी करके पता नहीं कहां कहां घूम आता था, तू भी जा, शाबाश। कोई डिस्कंफर्ट होगा, मेरी जान का खतरा हो सकता है, कोई लूट जाएगा, कोई चक्कर नहीं, तू निकल, हो गया, जा शाबाश, घूमा। चलिए लास्ट की 4 लाइनें। एज ही अलाउड मी टू वॉन्डर अबाउट द माउंटेन्स एट माई विल, यहां से एज ही अलाउड टू वॉन्डर माई सेल्फ, यहां एज ही अलाउड टू वॉन्डर अबाउट द माउंटेन एट माई विल, सो इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ ही लेफ्ट मी फ्री टू सेलेक्ट माई पाथ। कि जैसे उन्होंने उस पहाड़ों में मुझे अकेले घूमने दिया, सच का खोज करने में भी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा, कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, किसी से पूछूं ना। He was not deterred by the danger of my making mistakes. वो इस बात से परेशान नहीं थे कि मैं गलतियां करूंगा। He was not alarmed at the prospect of my encountering sorrow. इस बात से उदास नहीं थे कि मुझे दुख होंगे। He held up a standard. उन्होंने करके दिखाया, ना कि डंडा उठाया और मारने दौड़े कि तू कर। जैसे हमारे पेरेंट्स अक्सर तुझे ये भी करना है, वो भी करना है, उनसे पूछो आपने क्या किया जब आप हमारी एज के थे, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पर इसका बाप कैसा है, खुद ठंडे पानी में नहाता है, बच्चे को बोलता है अब नहाना पड़ेगा, खुद दूध पी रहा, सवेरे उठ के साथ में बिठा के बोले चल दूध पी। स्टैंडर्ड है ना, खुद भी वो एडवेंचर किए हैं, उसने खुद भी जिंदगी से सीखा है, बोलता है आप भी जिंदगी से सीखो, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, अल्टीमेटली यू विल फाइंड द ट्रूथ, क्योंकि ये प्रोसेस है ना डिस्कवरी की। अब इस पे छोटा सा किस्सा, पर उससे पहले ये, आफ्टर आई हैड स्पेंट अ फ्यू मंथ्स विद माय फादर सेंट मी बैक होम विद हिज अटेंडेंट किशोरी। तो ये लाइन कहीं लिखी होगी कि जब मैं इस तरह से कुछ टाइम बिता लिया पापा के साथ, तो पापा ने मुझे किशोरी के साथ, मतलब उस नौकर के साथ घर वापस भेज दिया। तो इस तरह से इनका हिमालय देखने का सपना पूरा हो गया।